बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका जो है वो सेकंड पोर्शन हम करेंगे। इससे पहले जो है वो हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो किया और आगे जो है वो थोड़ा सा इसको हमने जो किया था। तो आज जो है हम आगे इसका लेक्चर जो सेकंड है इसको आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। ये जो है हमने यहाँ तक इसको जो है वो कर लिया था कि हमारे पास जो ग्राफ बना था उसमें से हमने पॉइंट आउट कर ली थी चीज़ें, जिसमें हमारे जो प्रेशर वैल्यूज़ हैं और उसके अलावा जो टेम्परेचर की जो है, तो इसको हमने जो है वो फिट किया था कि हम इसको जो है वो अब फिट करेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इट अलाउज अस टू एस्टिमेट द वेपर प्रेशर एट एन अदर टेम्परेचर इफ द वेपर प्रेशर इज नोन एट द सम टेम्परेचर। क्योंकि हम यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी हम एलिवेशन जो होगी बॉइलिंग पॉइंट में वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर होगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो बॉयल होगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमने मतलब यहाँ तक किया था। इस इक्वेशन में भी आप देखें तो ये टेम्परेचर्स जो हैं और ये जो प्रेशर्स उनके जो चेंज होंगे ये चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। डेल्टा एच जो था ये हमने कहा था चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन आप कह लें जो एनर्जी है, इंथॉल्पी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें आप यूं समझ लें कि ये टोटल एनर्जी कॉन्टेंट्स जो उसके चेंज होते हैं आपके सिस्टम के जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वो आ जाएगा। यहाँ पे आर जो है ये गैस कांस्टेंट है जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा होगा, गैसेस लॉ वगैरह अगर आपने पढ़े हैं एफएससी में। तो ये आर जो है ये यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। तो इसको अभी जो हमने किया था उसमें सिर्फ ये था कि हमारे पास ये हमने इस इक्वेशन को जस्ट थोड़ा सा किया कि यहाँ से हमने टी और टी नॉट इनको कॉमन करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एक आप कह रहे हैं कि डिवीजन में लेके गए हैं तो इससे ये होगा कि ये वाली जो इस साइड वाली जो डिवाइड हो रही है ये ऊपर जाके इस साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये टी इंटू वन ये टी आ जाएगा। इसी तरह टी नॉट इंटू वन यानी मल्टीप्लाइड बाय वन तो ये माइनस टी नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो यहाँ तक हमने इसको पहले किया था। ओके जी, ये जो है क्वेश्चन 7.10 तक हमने जो है वो किया था। तो आगे इसमें जो है हमारे पास इस इक्वेशन में देखें जो चीज़ें अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डेल्टा एच वी जो है ये इंथॉल्पी है और इंथॉल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट इसको हम बोलते हैं। इसी तरह आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है एट टेम्परेचर टी। और जो पी है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है एट टेम्परेचर टी नॉट। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हम अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सॉल्वेंट को नहीं कर रहे, सिर्फ हम सॉल्यूशन, क्योंकि एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन की हमने बात करनी है कि सॉल्यूशन का जो एलिवेट हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास अगर आप देखें तो टी नॉट टेम्परेचर जो है उसके ऊपर जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो पी आर है। और जो टी टेम्परेचर है उसके ऊपर ये अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर पी नॉट आ रहा है। तो पी जो है ये वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो हमने सॉरी टी नॉट, पी जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट टी नॉट है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो हमने पहले डिस्कस किया, ये वही ग्राफ है। तो इसमें इसी तरह जो दूसरा वेपर प्रेशर है पी नॉट ये किसके ऊपर है ये चेक करने के लिए आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट को हमने देखना हो, जैसे ये पॉइंट है तो उसमें अगर हमने वैल्यूज एक्सिस के ऊपर देखनी है तो हम यहाँ से जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और एक जो है वो इसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टी की आ जाएगी। तो पी नॉट जो है ये वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर दिस टेम्परेचर यानी ये जो टी टेम्परेचर है इसके ऊपर है। डेल्टा एच वी जो है ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट है फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन। ये इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी जो है वो सॉल्वेंट की आ जाएगी इसमें। ये हमारे पास नाउन
जो है वो क्वांटिटी होगी, जब भी हम इसको जो भी सॉल्वेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू हमारे पास होगी। टी नॉट, अब इसमें जो अननोन वैल्यूज हैं या जो वेरिएबल्स होंगी या जो चेंज होंगी वो या ये होंगी, पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पी नॉट की हो जाएगी, टी नॉट की हो जाएगी, टी की हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज होंगे, वेपर प्रेशर्स जो है चेंज होंगे। बाकी चीज़ें जो है वो हर एक की, जैसे हम कह रहे हैं कि ये वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट है, तो ये डेल्टा एच वी जो सॉल्वेंट होगा उसकी हमें गिवन होगी या वो हमें अननोन होगी। इस तरह आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। अब ये हम डिल्यूट, शुरू से भी हमने बात की थी कि ये हम डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कर रहे हैं। सो द टी नॉट एंड टी आर नॉट वेरी डिफरेंट एंड देयरफॉर टी नॉट टी approximately equal to T naught square and hence equation 7.10 reduced to। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने ये किया है कि हमारे पास जो टी नॉट और टी है इसको हमने एक ही कंसिडर कर लिया है। एक हमने क्यों कंसिडर किया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टी जो है उसकी वैल्यू जो थी वो टी नॉट कह लें पहले, टी नॉट जो है इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटर की अगर हम बात करें तो ये 100 थी। तो जो एलिवेशन होती है ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसमें आगे हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो वैल्यूज़ जो प्रैक्टिकली उसमें है वो थोड़ा इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, यानी इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 है तो आफ्टर एलिवेशन जब हम इसमें सोल्यूशन उसका बना लेंगे तो हो सकता है कि उसकी जो है वो 100 से जो है वो इंक्रीज होके 101 या 0.5 जो है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 101 हो गया, तो अब ये जो है ये दो वैल्यूज ये ऑलमोस्ट इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें तो 100 में से सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा है, यानी ओनली हमारे पास जो डिफरेंस यहाँ पे आया है वो 1% है। ठीक है जी, 1% डिफरेंस है और इस डिफरेंस को फिर हम जो है वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये वैल्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आप समझें कि हमारे पास जो टी नॉट है, सो सपोज हम करेंगे कि हमारे पास जो टी नॉट है वो इज इक्वल टू, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी है। तो इस तरह अगर हम करें तो फिर ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये जो हमने नीचे लगाई थी और पिछली इक्वेशन में हमने की थी, इसको हम अगर ये दोनों इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि टी, यानी हम कहेंगे इफ टी नॉट इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी, देन T naught multiplied by T is equal to T naught स्केयर। टी नॉट स्केयर, टी स्केयर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि टी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। मेजर वैल्यू हमारे पास टी नॉट थी इसलिए हम उसको टी नॉट स्केयर करेंगे। ठीक है, अगर देखें ना हम इसको अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्वल है तो इट मींस कि ये टी जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये भी टी नॉट ही है, तो टी नॉट इंटू टी नॉट ये हमारे पास टी नॉट स्केयर आ जाएगा। तो अभी हमने जो इसमें चेंज किया है वो जस्ट ये किया है कि हमने इसकी जगह पे ये यहाँ पे जो है वो हमने टी नॉट स्केयर जो है वो ये लगा दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है ये ओके जी, नेक्स्ट जो है ये इसमें जो चेंज आई है वो देखें हमने इसको इन्वर्ट किया है, यानी लॉग जो पी नॉट आवर पी था इसको हमने पी आवर पी नॉट कर दिया। और सॉरी एक और इसमें जो हमने ऊपर इक्वेशन जो 7.10 में हमने चेंज की, हमने जो है वो पीछे पढ़ा था इसमें, यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है ये डेल्टा टी बी लगाया हुआ है।
डेल्टा टी बी। ठीक है, और ये डेल्टा टी बी जो है ये कहाँ से आया? ये जब हमने लेक्चर्स में शुरू में हमने किया था कि हमारे पास जो डिफरेंस आएगा टी माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया है, जो एलिवेशन आई है, ये वो है। तो इसी को हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट किया, और इस तरह दो चीज़ें जो है वो इस इक्वेशन में आ गई। नंबर वन, हमने टी नॉट स्केयर कर दिया, क्योंकि हमने टी और टी नॉट को इक्वल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर आ जाएगा। और सेकेंडली जो हमारे पास टी माइनस टी नॉट था ऊपर, उसको हमने डेल्टा टी बी जो है वो लिख दिया। अब हमने जो है वो इसको चेंज किया है, यानी आप अगर यूं कह लें कि इस P को आप नीचे ले जाएं, यानी इसको, और इसको आप ऊपर ले जाएं, यानी हम इन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा P आवर डेल्टा P जो था हमारे पास, डेल्टा सॉरी लॉग पी नॉट ओवर पी था, इसको हमने लॉग पी ओवर पी नॉट कर दिया। तो इस तरह जो है ये हमारे पास ये जो फैक्टर है ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमने इसको अगर लॉग को उलट करना है तो ये सारा फैक्टर, यानी उसका जो आंसर है वो फिर सारे का सारा जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये इसके साथ जस्ट जो है वो माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है। फर्दर मोर हमारे पास जो रॉल्फ्स लॉ हमने किया था पिछली जो हमने सॉल्यूशंस का किया था उसमें, आपको अगर याद हो तो ये हमारे पास P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये हमने वहाँ पे जो था वो किया था कि हमारे पास रॉल्फ्स लॉ जो था वो क्या था, वो था हमारे पास P ओवर P नॉट इज इक्वल टू ये था, और x1 जो था हमारे पास 1 माइनस, यानी जो हमने फैक्टर किया था कि x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 था। तो इसमें हमारे पास जो x1 था वो क्या था, 1 माइनस x2। ठीक है जी, ये जो था ये सारा हमने पहले किया था। तो अब हमने log यानी p नॉट ओवर p की जगह पे हमने पुट करना है 1 माइनस x2। ये log p नॉट, ये जो पीछे हमने उल्टा किया था उसको ये एक्चुअली इसमें से हमने उसको ख़त्म करने के लिए, यानी पी नॉट और पी जो है वो ये हमारा रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमने जो है कह लें कि उसको उलट किया था। तो अब जो है हम पी नॉट और पी, हमारे पास जो इक्वेशन थी लास्ट, उसकी जगह पे हमने ये 1 माइनस x2 पुट कर दिया है। ठीक है, अगर इक्वेशन पीछे से अगर जो है वो हम यहाँ दोबारा मैं एक मिनट पर लिख देता हूँ। इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी P ओवर P नॉट इज इक्वल टू, यानी ये इसका लॉग था, नेचुरल लॉग ऑफ P ओवर P नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी ओवर R into डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्केयर। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन थी 7.11 जो पीछे हमने की थी। तो हमने जस्ट ये जो है फैक्टर, अब इसको हमने यहाँ पे चेंज किया है, और ये log p नॉट p की जगह हमने 1 माइनस x2 लगाया है। और उसकी वजह मैंने पहले आपको बताई, दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो रॉल्फ्स लॉ था वो ये था कि p नॉट ओवर p जो है ये x1 के इक्वल था, और x1 की जो वैल्यू है अगर वो हम देखें तो वो हमने पहले निकाली थी कि ये 1 माइनस x2 आएगी। तो x1 की, यानी पहले हम कह लें कि p
P को हमने x1 कंसीडर किया और उसके बाद हमने ये जो है वो x1 की जगह पे फिर हमने जो है 1 माइनस x2 लगाया। ये 2 स्टेप होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको और करना चाहते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड, तो वो मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। मसलन हमारे पास जो 7.1 थी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7.1 जो थी वो नेचुरल लॉग P आवर P नॉट ये थी, और इज इक्वल टू वही जो हमारे पास डेल्टा एच वी आवर आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी वी आवर टी नॉट स्केयर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, log x1 इज इक्वल टू, ये सारा एज सच जो है वो आ जाएगा कि x1 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो p नॉट और p की वैल्यू है वो x1 है अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ। अब हमने x1 की जगह पे फिर जो है 1 log, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x1 की जगह 1 सॉरी 1 माइनस x2 लगाएंगे इस इक्वल टू, ये सारा फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 7.12 जो है ये एक्चुअली यहां से ही बनेगी। अब ये 7.12 तक हम आ गए हैं और हमने यहाँ पे जो है वो रोल्स लॉ को यूज करके जो P ओवर P नॉट था उसको यहाँ से हमने इलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह हमने x1 x2 जो है उनको इन्वॉल्व कर दिया। अब हमारे पास जो लॉग है ये नहीं, ये जो नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई, ये अगर मैथ वाले जो है उनको पता होगा कि हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस x2 जो है इसको अगर आप एक्सपैंड करें, यानी ओपन करें, तो ये हमारे पास आएगा x2 प्लस x2 स्केयर ओवर 2 प्लस x2 क्यूब ओवर 3 प्लस x, इसी तरह उसका जो है वो x2 पावर 4 और ये सो ऑन हमारे पास जो है वो ये आएगा। और इसको जो है वो हम इस तरीके से ये मैथमेटिकली जो कह लें कि हम जो अगर log 1 माइनस x2 को सॉल्व करें तो वो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको आप कह लें कि अकॉर्डिंग टू लॉग रूल, ये हमारे पास लॉग रूल है जो हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया है, नेचुरल लॉग रूल। तो रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो है वो x2 और ये सारी आ जाएगी, ये माइनस साइन वैसे ही है। अभी हम जो है वो इसको इक्वेशन 7.12 में जो है वो लगाएंगे और फिलहाल जो है हमने सिर्फ इसकी इक्वेशन की एक साइड लिखी है कि ये साइड जो है हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 7.12 है वो किसके इक्वल है, वो इस सारी जो फैक्टर है इसके इक्वल है। अब देखें where the x2 is mole fraction of the solute and is very small in case of dilute solutions, कि जो हमने x2 था उसको हमने ये पहले अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बहुत स्मॉल है इन केस ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन, कि अगर हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन डिल्यूट है तो x2 मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने उसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो सल्यूट की ऐड की है। अब डिल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सल्यूट की क्वांटिटी जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यूं कह लें कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 500 ml यानी आधा लीटर जो है वो पानी है और उसमें हमने जस्ट
0.1 ग्राम जो है वो ऐड किया है, साल्ट ऐड किया है, सोडियम क्लोराइड, तो वो सोल्यूशन तो है, वो डिल्यूट सोल्यूशन हम इसको कहेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्वांटिटी जो है वो उसकी बहुत कम जो है वो ऐड की है। तो डिल्यूट सोल्यूशन में कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास ये हम कहें कि हमारे पास ये डिल्यूट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि x2 की वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो log 1 माइनस x2 है वो इज इक्वल टू माइनस x2 है। ठीक है, और ये क्यों है? इसके लिए जरा थोड़ा सा आपको इस इक्वेशन पे आना पड़ेगा। अब माइनस x2 का मतलब क्या है कि हमने ये जो इक्वेशन है सारी की सारी जीरो कर दी है, ये सारी की सारी जीरो कर दी है, और इसको हमने जो है वो ज़ीरो कैसे करना है, ये नेक्स्ट जो है वो मैं देखते हैं हम। ओके जी, ये दोबारा से ज़रा हम 7.11 जो 1 इक्वेशन थी वहाँ से देखें। लॉग पी ओवर पी नॉट जो था ये हमारे पास डेल्टा एच वी ओवर आर था, और इस तरह लॉग x1 हो गया, पी नॉट ओवर पी की जगह हमने ये लगा दिया, फिर उसकी जगह हमने 1 माइनस x2 लगा दिया, जैसा कि मैं सारा जो है वो आपको एक्सप्लेन किया, और ये हमारे पास 7.12 इक्वेशन थी, ये जो है पिछली स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ से जो हमने करना था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू लॉग रूल हमारे पास जो लॉग 1 माइनस x2 है उसको अगर हम एक्सपेंड करें, या आप कह लें कि लॉग 1 माइनस x2 को अगर उसमें सॉल्व करें, तो हमारे पास ये माइनस x2 प्लस x2 स्केयर ओवर 2, x2 क्यूब ओवर 3 और x4 x2 पावर 4 ओवर 4, इस तरह सो ऑन, ये हमारे पास फैक्टर आता है। अब हमने कहा था कि x2 जो है ये क्योंकि सल्यूट की क्वांटिटी है, सोल्यूशन डिल्यूट है, इसलिए बहुत स्मॉल है, तो इफ x2 इज वेरी स्मॉल, तो हमारे पास जो फैक्टर x2 ओवर 2 है, देखें एक हमारे पास क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी स्मॉल है, आप उसका स्केल लेके उसको जो है फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 2 के ऊपर, तो ये इसका मतलब है कि वो और स्मॉल हो जाएगी, इस तरह और ये फर्दर 3 के ऊपर करेंगे और स्मॉल हो जाएगी। तो वेरी स्मॉल जो ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी है उसको हम मजीद अगर डिवाइड करेंगे, तो ये सारा जो फैक्टर है ये ऑलमोस्ट हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इफ x2 इज वेरी स्मॉल, x2 स्केयर ओवर 2 और जो फैक्टर जो है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। अब हम दोबारा से इसकी जगह पे ये ऊपर जो इक्वेशन है यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस और ये ब्रैकेट में x2 प्लस ये सारा जो ऊपर था इसकी जगह पे हमने जीरो लगा दिया। अब जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा कि log ने 1 माइनस x2 किसके बराबर आ गया, माइनस x2 के, यानी जो हमारे पास log 1 माइनस x2 था वो अब माइनस x2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ये अब हमने लॉग जो 7.12 इक्वेशन थी उसमें लॉग 1 माइनस x2 की जगह पे जो हमने अब जो प्रूव किया माइनस x2 वो हम लगा देंगे, बाकी जो है ये सारी की सारी एज सच ही जो है हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन जो इस साइड पे थी 7.11 में जो हमने की थी। अब यहाँ पे दोनों तरफ जो माइनस है एक तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, दोनों, यानी ये हमारे पास जो माइनस है ये माइनस माइनस जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी यहाँ से वो बचेगी यहाँ पे। अगर हम एक स्टेप और लिखना चाहें तो ये हमारे पास माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास x2 इज इक्वल टू, यानी ये बाकी इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी
over R into delta T B over टी नॉट स्केयर। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। अब हमने क्या किया है, हमने इसको रीअरेंज किया है। इस इक्वेशन में हमने इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज में ये होता है कि जब आप इक्वल की दोनों साइड्स जो हैं, इक्वालिटी जो होती है, ये हमारे पास सॉरी, ये जो हमारे पास इक्वालिटी है, इससे अगर आप कोई क्वांटिटी यहाँ से यानी लेफ्ट साइड से राइट पे लेके आएंगे, अगर वो लेफ्ट पे माइनस है तो राइट पे जाके प्लस हो जाएगी, और अगर वो लेफ्ट पे डिवाइड हो रही है तो राइट पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमने डेल्टा टी बी फाइंड करना है। डेल्टा टी बी जो है वो क्या था, ये वो चेंज इन टेम्परेचर थी, या जो वो टेम्परेचर जो हम कह रहे हैं कि वो एलिवेट हुआ है, वो एक्चुअली क्या था, डेल्टा टी बी था। तो यहाँ से हमने डेल्टा टी बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी बी को जो है वो आप फॉर एग्जांपल इसी साइड पे रहने दें, बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं। तो इसको अगर यहाँ पे हम करें तो ये होगा डेल्टा टी बी मिलके, इसको डिफरेंट कलर के साथ करते हैं। यहां से हमारे पास क्या होगा कि हम डेल्टा टी बी को इधर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू बाकी सारी क्वांटिटीज हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, x2 है, x2 तो एज सच ही रहेगा। अब आ गई बात बाकी फैक्टर्स की। यहां पे देखें इस साइड पे टी नॉट जो स्केयर था ये नीचे था, तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यानी ये टी नॉट स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आर यहाँ पे नीचे है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आर जो है ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे डेल्टा एच वी जो है ये टीबी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही हमारे पास जो थी वो इक्वेशन है, ये वाली जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल्टा टी बी जो है वो आर टी नॉट स्केयर x2 ओवर डेल्टा एच बी आएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू देगी। इक्वेशन 7.13 गिव्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि ये हमारे पास जो टीबी की वैल्यू आ रही है, इसमें जो चीजें इन्वॉल्व है देखिए क्या है, इंथॉल्पी जो है वो इन्वॉल्व है, और साथ साथ जो मोल फ्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हमें इंथॉल्पी और मोल फ्रैक्शन मालूम हो, और जो टेम्परेचर चेंज ये हम प्रैक्टिकली नोट करेंगे, आर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि जो एलिवेशन होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो सिंस डेल्टा टी नॉट एंड डेल्टा एच वी आर कांस्टेंट, ये हमारे पास मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो भी हम सॉल्वेंट देंगे उसकी ये डेल्टा एच वी वैल्यू जो है वो हमें गिवन मीन्स कि वो कांस्टेंट होगी, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इस तरह आर जो है वो पी और टी नॉट सॉरी जो है टी नॉट वो भी ये है कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, आर तो कांस्टेंट ही होगा ना। इस तरह टी नॉट जो है वो भी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जी ये सॉल्वेंट है, उसका बिफोर एडिंग सल्यूट उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, तो वो तो वेरी नहीं होगा। यानी सॉल्वेंट जो है अगर वाटर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 ही रहेगा ना, कांस्टेंट होगा। हम तो चेंज देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास टी नॉट जो है ये सॉल्वेंट का था, और सोल्यूशन का, या कह लें कि वो पहले सल्यूट ऐड करने से पहले जो है,
तो ये भी कांस्टेंट होंगे फॉर अ गिवन सॉल्वेंट के साथ अगर एक सॉल्वेंट वाटर है तो उसके लिए डेल्टा एच वी और टी नॉट जो है ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। Therefore, the elevation of boiling point of solution is directly proportional to the mole fraction of the solute and is independent of the nature of solute। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी मोल फ्रैक्शन, यानी जितनी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे उतनी बॉइलिंग पॉइंट की जो एलिवेशन है वो भी इंक्रीज होगी। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब हमने इसकी डेफिनेशन शुरू में की थी उसमें हमने ये कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो डेल्टा टी बी है वो x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये डेल्टा टी बी जो है वो क्यों इसको मैं दोबारा यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास जो डेल्टा टी बी है, ठीक है, ये हमने कहा इज इक्वल टू आर जो था वो गैस कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसको भी हम यहाँ पे अगर कहें तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह डेल्टा एच भी हमने कहा कि ये भी कांस्टेंट है। क्यों कि एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो टी नॉट है ये भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट जो आप ले रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों यहाँ पे आर टी नॉट और डेल्टा एच बी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x2। और कांस्टेंट अगर हम खत्म करें, जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते थे और उसकी जगह कांस्टेंट लगाते थे, तो अगर हम उसके उलट करें तो ये हमारे पास डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 आएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो डेल्टा टी बी जो है जो चेंज इन टेम्परेचर है जो या जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे कह रहे हैं, तो वो एलिवेशन मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट होगी। कि अगर आप ये मोल फ्रैक्शन x2 था, ये क्या है, सल्यूट की क्वांटिटी है। अगर आप सल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं सोल्यूशन में, यानी आप मैंने जैसे पहले कहा कि आप वाटर में जो है वो 0.1 ग्राम ऐड करें, 500 ml है आपके पास वाटर, 0.1 ग्राम उसमें ऐड करते हैं तो एलिवेशन जो है वो होगी। अब आप 1 ग्राम ऐड करते हैं तो आप एलिवेशन और ज़्यादा हो जाएगी, यानी टेम्परेचर की जो चेंज है बॉइलिंग पॉइंट में वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो जितना आप मोल फ्रैक्शन मीन्स कि जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे सल्यूट की, उतना आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो भी बढ़ता जाएगा। और इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो किसी भी चीज की क्वांटिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ओके जी, पीछे जो हमने जो जहाँ तक किया है, अगर आपको जो है वो जस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो है वो पूछा जाए तो आप जो है वहाँ तक ही रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोलर मासेस जो है वो लेके जाएं, जैसे हमने पहले भी जो है वो किया था उसमें जो पिछला टॉपिक था उसमें भी, तो फिर हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन को मोलर मास जो है उसमें जो है वो उसके लिए डेफिनेटली जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये थोड़ा सा बेसिक सा है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप मोल फ्रैक्शन को जो है वो मोल और मास में जो है वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला हमने किया था वो x2 जो था मसलन, तो उसके लिए ये n2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि यहाँ हमारे पास x1 और x2 दोनों का कंपैरिजन है। तो अगर आप इसी तरह यहाँ x1 करेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 और 2 दोनों आएंगे। तो इसमें हमने चूंकि कहा हुआ है कि ये हमारे पास जो x2 है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट है।
ठीक है। x2 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट है। और इसी तरह हमारे पास जो n2 आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आएगा। यानी इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इसके लिए लिखना चाहते हैं तो ये x2 जो है ये मोल सारा नहीं मैं लिखूंगा, FR मैं लिख रहा हूँ फॉर फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। माउस के साथ ज़रा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट है। इसी तरह हमारे पास जो n2 आएगा, n2 ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ सल्यूट, SOLUTE। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो n2 है। तो अब हम अगर कहें कि हमारे पास हमने, क्योंकि हम शुरू से ही ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डिल्यूट है, ठीक है। और हम कहें कि जी हमारे पास, जैसे हमने पहले कहा था कि x2 जो है उसको हम जो है वो हमने उसके सारे जो है वो अगले फैक्टर जो थे वो एलिमिनेट कर दिए थे। इसी तरह अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट ये हैं। अब n1 जो है ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट के मुकाबले में आपकी सल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें तो सॉल्वेंट में कोई अगर थोड़ा सा सल्यूट ऐड करें तो उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास n1 प्लस n2 है, यानी हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टोटल ऑलमोस्ट वही रहेंगे जो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट के थे। तो ये हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इफ n2 इज वेरी स्मॉल, सो हमारे पास n1 प्लस n2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n1। तो ये हमारे पास जो है वो x2 जो है, तो इसमें हम अगर यहाँ पे लिखें तो फाइनली हमारे पास जो है वो x2 किसके बराबर आ जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू n2 आवर n1, क्योंकि हमने n1 प्लस n2 जो है उसको हमने कह दिया कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n1 है। अब यहाँ पे जो n2 है, ये जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ये कहाँ से है, इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो n2 है यानी नंबर ऑफ मोल्स, ये बेसिक फार्मूले आपने पहले किए हुए। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, वेट आवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये 2 है तो ये वेट ऑफ W2 आवर M2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास N1 है, ये W1 आवर M1 यानी वेट आवर मोलर मास, ये आ जाएगा। अब हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास जो N2 आवर N1 ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ फिर डिवीजन आएगी
ऊपर हमारे पास N2 है, तो N2 की वैल्यू क्या थी, W2 डिवाइडेड बाय M2। N1 की वैल्यू क्या है, W1 M1। अब फर्दर जो है ये हमारे पास फैक्टर कैसे आएगा, यहाँ से हमने ये जो ऊपर और नीचे डिवीजन्स थी वो ख़त्म की हैं। इसके लिए सिंपली आप ये कहें कि आप जो है यहाँ से इस वाली फैक्टर को ऊपर ले जाएं, तो ये वाली जो डिवीजन है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर एक ही आ जाएगी। तो जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा। यहाँ पे W1 आवर M1 था, ऊपर जाके ये M1 आवर W1, ये जो है वो हमारे पास यानी जो चेंज आएगी वो ये होगी। तो इस तरह जो है हमारे पास ये N1 और N2 की जो वैल्यू आएगी वो W2 M1 और W1 M2 जो है वो आ जाएगी। इसको हमने जो है वो जस्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें यहाँ हमारे पास x2 आ रहा था, यानी जो लास्ट स्लाइड पे जो हमने इक्वेशन की वो क्या थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्केयर ओवर डेल्टा एच वी मल्टीप्लाइड बाय x2। x2 को पहले हमने क्या किया, n2 ओवर n1 के इक्वल किया, फिर n2 n1 को जो है वो हमने इस सारे फैक्टर के इक्वल किया, तो ये x2 की जगह पे हमारे पास ये जो है वो सारा आएगा। यानी इसको अगर आपने लिखना है तो ये जो है ये सारा किसकी जगह पे आया, जो हमारे पास पीछे था वो x2 था। ठीक है, तो ये x2 को हमने मॉडिफाई किया और ये मोल फ्रैक्शन को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने उनके मोलर मास और वेट जो थे उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर जो है ये हमने नया ऐड कर दिया है, LV। LV जो है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट होती है। और ये LV जो है ये कैसे आएगा, LV है हमने जो LV है वो कहा हमने डेल्टा एच वी ओवर M1 है, यानी ये हमारे पास एक अलग से फैक्टर है कि डेल्टा वी और M1 जो है यानी ये सॉल्वेंट ये जो हमारे पास इंथैल्पी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो थी, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट थी, M1 क्या था, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसको अगर हम करें तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करें इस तरह, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट जो है वो आ जाती है। अब ये यहाँ पे ये क्यों हमने इसको रिप्लेस किया और LV जो है ये क्यों लिखा, इसको इसके लिए हमें जो देखना है कि हम अगर यहाँ से यानी इसी इक्वेशन में से थोड़ी सी हमने चेंज करनी है। चेंज ये करनी है कि यहाँ से जो M1 है, इस M1 को आपने ऊपर से नीचे लेके आना है। ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा मसलन मैं यहाँ पे सिर्फ M1 को लिखने लगा हूँ, बाकी फैक्टर्स मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ से M1 जो था जब हम उसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर M1, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी जो है क्या है, यहाँ पे डेल्टा एच वी प्रेजेंट है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा एच वी ओवर M1। तो इसलिए हमने उसकी जगह पे उसको कह लें कि शॉर्ट करने के लिए हमने जो है वो लेटेड हीट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व की, और डेल्टा एच वी ओवर M1 की जगह पे हमने ये लगा दिया, हमारे पास LV आ गया। अब जो इक्वेशन हमारे पास फाइनली बनी है वो RT नॉट स्केयर ओवर LV इंटू W2, ये ऐसा ऊपर आ जाएगा, W1 और M2 ये नीचे आ जाएगा। M1 खत्म हो गया क्योंकि ये डेल्टा HV के नीचे गया था, और डेल्टा HV ओवर M1 जो है ये हमने इसकी जगह पे LV जो है ये लगा दिया। ये हमारे पास 7.14 इक्वेशन आई। ओके जी, ये हमारे पास इक्वेशन 7.14 बनी थी। अब 7.14 को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे जो किया है वो क्या किया है
यहाँ पे हमने एक्चुअली जो किया है, यानी हम अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको डिवाइड भी कर दिया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं इस इक्वेशन को। जब हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर 1000 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो हमने लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो जो है वो फैक्टर्स बनेंगे, और इस इक्वेशन को जो जिस जिस वजह से हम इस इक्वेशन को फिर जो है वो रिड्यूस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो आएगा, ये एक फैक्टर बनेगा ये वाला, और ये हमने कहा कि ये इज इक्वल टू के बी है, यानी ये वाला यहाँ पे के बी क्या है? ये हमने एक नया कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह क्या है कि हमारे पास जो आर है ये भी कांस्टेंट है, टी नॉट स्केयर किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगा। इस तरह एल वी जो है लेटेंट हीट जो है वो भी हर सॉल्वेंट के लिए जो है वो स्पेसिफिक होगी। 1000 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये सारा कांस्टेंट है, तो इसको हम जो है वो के बी कह देंगे। एक नए कांस्टेंट के साथ जो है वो इसको हम कह देंगे कि ये यहाँ पे हमने लगा दिया। सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो ये यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी बन रही है, और इसको हमने इक्वल किया है यहाँ पे देखें एम के, यानी ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है जी, टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है? ये मोलैलिटी है, और जो हमारे पास 1000 W2 ओवर W1 M2 है, ये मोलैलिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमने वहां पे मोलैलिटी लगा दी है। अब अगर आप इस इक्वेशन से भी देखें, इस इक्वेशन से भी देखें तो हमारे पास जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी, ये अगर हम के बी जो है कांस्टेंट है तो खत्म कर दें तो इट मींस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम है, मोलैलिटी ऑफ द जो हमारे पास जो है सॉल्यूशन उसके आएगा। यानी पहले जो था वो हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन किया, उसके बाद फिर जो है वो हमने यहाँ पे मोलैलिटी को जो है वो इन्वॉल्व किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से हमने क्वांटिटी के ऊपर आना था, तो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास जो यूनिट है हमारे उसको हमने जस्ट यहाँ पे चेंज किया है। तो ये भी, इससे भी दोबारा आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी पे मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो जी हमारे पास जो इक्वेशन है इसको इन एडिशन द क्वांटिटी m1 इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने पहले किया हुआ था। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 7.12 नहीं है, बल्कि ये इक्वेशन यहाँ पे यही आएगी 7.15। इसको यहाँ से खत्म करें, यहाँ पे आएगा 7.15। ठीक है, 7.15 इक्वेशन जो है ये दैट द डिल्यूट सॉल्यूशन ओबेइंग रोल्स लॉ, जो डिल्यूट सॉल्यूशन है उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो ये हमने सब जो था उसको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो था उसको हमने इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी जो है वो यहाँ तक इसको हमने कन्वर्ट किया है। Kb is constant for each solvent। ये सारा जो है वो दोबारा से वही
आ गया है। तो इसमें हम देखें नेक्स्ट यहाँ से जो है ये द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बी इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, जो हमने कांस्टेंट खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है उसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे, या इसको हम एबुलियोस्कोप स्कोपिक कांस्टेंट भी जो है वो कहते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर अ सॉल्यूशन वेयर m इज इक्वल टू 1, डेल्टा के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। यानी अगर हमारे पास m जो है वो 1 हो तो के बी जो है वो डेल्टा टी बी के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो थी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो अगर m जो है वो 1 हो जाए तो ये टी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा के बी के। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as the elevation in boiling point of the solution of unit molality। यानी अगर आपके solution की मोलैलिटी जो है वो 1 हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, दोबारा से सुन लें, अगर आपका सोल्यूशन जो है उसकी मोलैलिटी 1 हो तो आपकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी वही एक्चुअली उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। यानी अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या केबी की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमें जनाब उसके लिए उसकी मोलैलिटी जो है वो 1 करके उसकी डेल्टा टी बी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी पीछे से ही हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा टी बी जो हमने सबसे पहले इक्वेशंस की थी उसमें, जिसमें टी नॉट वगैरह की वैल्यूज लगा के, तो वो करके आप वहां से डेल्टा टी बी की वैल्यू निकालें। मोलैलिटी आपने सॉल्यूशन की क्योंकि खुद बनानी होती है उसको 1 कर लें तो आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन जो हमारे पास थी इसमें से हम कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन से जो हमने 7.15 जो है वो की। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हमने पहले कहा कि ये कांस्टेंट है, इट मींस कि ये टीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितनी आपकी मोलैलिटी ज़्यादा होगी उतनी आपका एलिवेशन जो है वो ज़्यादा होगी। के बी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सल्यूट। अब इसमें जो है जस्ट उसकी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मोलैलिटी मींस उसकी क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द सल्यूट के ऊपर जो है वो Kb की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। द वैल्यू ऑफ Kb obtained फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट शुड बी इन एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल वैल्यू। कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको जो है वो मोलैलिटी आपने सोल्यूशन खुद बनाना है, उसकी मोलैलिटी 1 बनाएं और फिर जो है वो आप एक्सपेरिमेंट करें, टेम्परेचर नोट करें, सॉल्यूशन बनाएं और एलिवेशन जो आ रही है वो नोट करें। सारा कुछ करने के बाद वहां से आप डेल्टा टी बी की वैल्यू लगाएं यहाँ पे तो आपको के बी की वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास ये जो के बी की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यूज के साथ जो है वो मैच करनी चाहिए। इसमें इनके डिफरेंस जो है वो नहीं आ सक इतना होगा। मोलर मास डिटर्मिनेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो दोबारा से हमने जस्ट इसको रिवर्स किया है। हमने वहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, जो एम का जो फैक्टर जो वहाँ पे हमने कहा था कि इस सारे फैक्टर को हमने इक्वल टू एम कर दिया है, उसमें से आप दोबारा जो है वो m की वैल्यू यहाँ पे लगा लें जो पीछे हमने किया है। दोबारा जब हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास अब, क्योंकि हमने यहाँ मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है, और मोलर मास डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए हमें M2 जो है सल्यूट का मोलर मास हमने यहाँ पे एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें M2 यानी मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम मोलैलिटी वाले फार्मूले को दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से M2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके जो है ये इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर चला जाएगा। बाकी सारी फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे और डेल्टा टी बी जो है इसको हम यहाँ से यानी इस साइड से जब दोबारा लेके जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो ये जस्ट हमने डेल्टा टी बी को
और जो M2 है उसको इंटरचेंज किया है, यानी M2 को हमने राइट साइड से लेफ्ट पे ले आए हैं और डेल्टा TB को लेफ्ट साइड से इक्वेशन की राइट साइड पे लेके गए हैं। तो ये हमारे पास जो M2 इज इक्वल टू KB 1000 W ओवर डेल्टा TB W1 है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है, इससे हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो फाइंड करते हैं। दिस इक्वेशन परमिट्स अस टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 जो है ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है, W2 या मास ऑफ द सॉल्यूट जो आप ऐड कर रहे हैं कि आपने कितना मास लिया है, और डेल्टा TB जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, KB जो है ये हमारे पास जो ब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है जो हमने पीछे जिसकी अभी बात की। तो ये सारी वैल्यूज अगर आपके पास हैं तो आप M2 जो है मोलर मास यानी सॉल्यूट का वो निकाल सकते हैं, और ये बाकी वैल्यूज जो हैं ये हम एक्सपेरिमेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो हम एक्सपेरिमेंटली भी जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उसमें आप देखें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो वाटर की दी हुई है, ठीक है। और ये आप जो है आप खुद जो है वो इसको करेंगे, ये PDF फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। एक ये एग्जांपल है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको आपने जो है वो खुद जो है वो करके देखना है। इसी तरह ये सेकंड जो है ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको भी जो है वो आप जो है वो खुद से यानी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जो लिखी हुई हैं यहाँ पे पुट की हुई हैं, इसको आप सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम जो है वो इसको जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे।